एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। आप देख रहे हैं देश का पॉलिटिकल शो जिसका समय है 12 से 2। स्टूडियो में आप देख सकते हैं मेरे साथ खास मेहमानों का पैनल मौजूद है जिनसे आज की बड़ी खबरों को लेकर विस्तार से चर्चा करेंगे। अभय दुबे जी वरिष्ठ पत्रकार, रामकृपाल सिंह जी वरिष्ठ पत्रकार, समीर चौगांवकर जी और साथ ही विनोद अग्निहोत्री जी वरिष्ठ पत्रकारों का ये पैनल स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है। आइए सबसे पहले बात करते हैं इंडिया गठबंधन की आज की शो में, जहां एक ऐसा तूफान थम गया है जो बड़े नुकसान की वजह बन सकता था। मध्य प्रदेश में सीट बंटवारे को लेकर कांग्रेस और समाजवादी के बीच ठन गई थी। दोनों पार्टियों के नेताओं में तल्ख बयानबाजी शुरू हो गई थी, लेकिन अब खबर यह आई है कि दोनों पार्टियों में एक बार फिर से सब कुछ सामान्य हो चुका है। मध्य प्रदेश सीट शेयरिंग पर कांग्रेस समाजवादी पार्टी में सुलह, बैठकर मामले को सुलझाएंगे। अखिलेश और कांग्रेस के बड़े नेता के बीच बात हो गई है, यह जानकारी खुद अखिलेश यादव की तरफ से दी गई। मुश्किल वक्त में कांग्रेस का साथ देना है, अखिलेश यादव ने पार्टी कार्यकर्ताओं को यह संदेश साफ तौर पर दे दिया है। तो आइए अब आपको बताते हैं कि आखिर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच में परेशानी खड़ी क्यों हुई थी। दरअसल मध्य प्रदेश में विधानसभा की 230 सीटें हैं और कांग्रेस ने एक सीट छोड़कर बाकी सभी सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया था। यही वजह रही कि अखिलेश यादव जो हैं वो भड़क गए और भड़के ऐसे कि मामला लग रहा था कि बिगड़ने वाला है कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच। मुद्दा ज्यादा बढ़ता, विवाद तूल पकड़ता, दोनों पार्टियों की तरफ से और ज्यादा बयानबाजी होती, उससे पहले ही सूझबूझ दिखाई गई। इस मामले का हल निकाल लिया गया और इसी को लेकर अब सवाल जिस पर हम चर्चा करेंगे, घमासान के बाद समाधान। क्या 24 की राह हो गई है आसान? क्या लग रहा है अभय जी, 24 की राह आसान हो गई है? मैं तो शुरू से ही मानता हूं कि जो इंडिया गठबंधन है वो विधानसभा चुनावों के लिए नहीं है। उसकी किसी मीटिंग में विधानसभा चुनावों पर किसी भी गठजोड़ की संभावना पर कभी कोई चर्चा नहीं हुई, ना उसको किसी नेता ने ऐसा कोई वक्तव्य दिया। ये लोकसभा चुनाव के लिए एकता का है और जब तक विधानसभा चुनाव की राजनीति लोकसभा की राजनीति से टकराती रहेगी तब तक इस तरह की बातें बीच बीच में कटाक्ष, टांग खिंचाई, झगड़ा, ये सब आती रहेंगी और हम लोग चर्चा करते रहेंगे इससे नुकसान होगा कि नहीं होगा। मेरा मानना है कि 15 नवंबर के बाद में इन तमाम बातों को लोग पूरी तरीके से भूल जाएंगे और लोकसभा चुनाव की जो नक्शा नवीसी है विपक्ष की वो पूरी तरीके से स्पष्ट हो जाएगी। उसके बाद जो अंतर्विरोध आएंगे 15 तारीख के बाद में वो महत्वपूर्ण होंगे। तो समझदारी से सॉर्ट आउट कर लिया है विपक्ष ने इस मुद्दे को, इंडिया गठबंधन ने? नहीं, जिस तरह से अब दोनों के सुर नरम हो गए हैं, कांग्रेस के भी सुर नरम हो गए, समाजवादी पार्टी के भी सुर नरम हो गए। अभी रामगोपाल जी का मैं आप ही के चैनल पर देख रहा था एबीपी पे, उनका ही कमलनाथ जी मेरे दोस्त हैं, तो इससे लगता है कि कहीं ना कहीं रिट्रीट दोनों तरफ से हुआ है। और जो जिस बड़े नेता की बात हो रही है शायद वो राहुल गांधी से ही अखिलेश की बात हुई है। और फिर देखिए बड़ी दिलचस्प बात है, अखिलेश जी ने कहा कि संकट के समय कांग्रेस का साथ देना है। अब संकट का समय किसका है, समाजवादी पार्टी का है या कांग्रेस का है या दोनों का है? दरअसल पूरा इंडिया गठबंधन जिस आधार पर बना है वो अपने आप में वो आधार जब तक है तब तक इस गठबंधन को के सामने कोई चुनौती नहीं आएगी। ये बयानबाजी चलती रहेगी। नहीं सर, आपने जो बात कही ना वो बड़ी जी जल्दी से समाजवादी पार्टी को पिछली बार वहां पे 1.25% वोट मिला था। एक सीट उन्होंने जीती थी, वो भी बंदा बीजेपी में चला गया था। तो ये उनका जमीन पर व्यवहारिक दावा है। तो ऐसा व्यवहारिक दावा लेकिन इस व्यवहारिक दावे के बाद 2024 के लिए फिर समाजवादी पार्टी की तरफ से कहा जाता है ना कि साहब आप उत्तर प्रदेश पे फिर कांग्रेस का क्या दावा है, अगर पैमाना यही रखा जाएगा तो। रामकृपाल जी के पास चलते हैं। सर, जिस बात का जिक्र अभी विनोद जी कर रहे थे ना कि साहब कहीं ना कहीं एक अस्तित्व का संकट विपक्षी दलों के सामने और इसी वजह से लगता है आपको ये सूझबूझ दिखाई जा रही है? रोमाना जी, हम सब लोग यहाँ जैसे कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन, चलो मैंने मान लिया कि हो गया है जी। आप ये बताइए कि अगस्त में एक गठबंधन बनता है जी और उस गठबंधन में जो प्रतिनिधि इकट्ठा हुए थे उसी में से एक प्रतिनिधि 3 महीने के बाद ये कहता है कि मुझे ये पता नहीं था कि ये सिर्फ पार्लियामेंट के लिए है या स्टेट के लिए भी है। तो आप ये बताइए ना कि कौन सा गठबंधन है जिसमें ये तक फैसला नहीं किया गया, जबकि आपके उसके बाद के डेवलपमेंट आपने देखा है ना। सबसे पहले गोपाल राय ने, जब कलकत्ता मीटिंग चल रही थी तभी गोपाल राय ने कहा कि हम इसको स्टेट में नहीं लागू होने देंगे, हो गया। उसके बाद याद होगा आपको, बाकायदा केजरीवाल जी छत्तीसगढ़ में गए और उन्होंने बघेल को क्या क्या नहीं कहा। तो मतलब आपको अभी भी लग रहा है कि यूनिटी 24 तक नहीं रहेगी? नहीं, मेरा ये कहना है कि कोई अगर गठबंधन है
तो सबसे पहले उसको तो यही क्लियर करना चाहिए ना। अगर उसके जैसे अभय जी कह रहे हैं कि हमारे हिसाब से, जो रामकृपाल जी कह रहे हैं कि अभी भी गठबंधन पर सवालिया निशान कि किस लिए बना अभी है, भी है, यही नहीं गठबंधन पता पर है। सवालिया निशान। नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। बेसिकली लोकसभा चुनाव के लिए इनका गठबंधन हुआ था, इंडिया गठबंधन का। तो निश्चित रूप से इनकी 3 बैठकें हो चुकी थी, पटना में, बेंगलोर में, मुंबई में। तो मुझे लग रहा है कि लोकसभा जो रामकृपाल जी कह रहे हैं कि पता ही नहीं इन लोगों को तो भैया गठबंधन किसका है। अखिलेश जो बैठक में, तीनों बैठक में शामिल थे, वो अगर विधानसभा कह के रहे लिए हैं, विधानसभा और के हम लिए लोग नहीं कह था, रहे हैं, विधानसभा के लिए गठबंधन नहीं था, नहीं, इसलिए कि मेरा- आम आदमी पार्टी ने भी अपने कैंडिडेट मध्य प्रदेश, राजस्थान, मैं छत्तीसगढ़ अपनी में बात नहीं उतारे। कर रहा हूँ, हाँ, मैं समझ कह रहा रहा हूँ अखिलेश ने कहा कि मुझे नहीं पता। ये मालूम होगा इसका अखिलेश को। मतलब ये होता है कि गठबंधन अगर बनता है तो सबसे पहले आप दो सवाल तो बोलिए कि नहीं, गठबंधन किसके लिए है। आज ये तक ये बात गठबंधन क्लियर नहीं, basically जो इनकी अंडरस्टैंडिंग थी। मैं एक बात बताऊं, अंडरस्टैंडिंग इसलिए, देखिए सबको पता है, अंडरस्टैंडिंग लोकसभा चुनाव की थी, सबको विधानसभा पता की इनकी किसी की नहीं रही थी। नहीं, ऐसा नहीं और है। इसलिए आम आदमी पार्टी ने अपने 24 कैंडिडेट उतार दिए, राजस्थान में उतारे, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ आप में बताइए, उतारे। अखिलेश खुद कह रहे हैं कि हमें नहीं पता है। ठीक है। बाई इलेक्शन में, ठीक है, हाँ आइए। देखिए बाई इलेक्शन में अखिलेश जी आज कह रहे हैं कि हमें नहीं पता था विधानसभा के लिए। बाई इलेक्शन में आपने उम्मीदवार खड़ा किया, उत्तराखंड में नहीं खड़ा किया, तो खड़ा आपको पता ही नहीं था। ठीक है। तो और घोसी में कांग्रेस ने नहीं खड़ा किया। ठीक है। तो इसलिए मतलब ये एम्बिग्युइटी जो है, ये जो भ्रम है, मेरा कहना है कि बनाया जा ये रहा है। एम्बिग्विटी है, भ्रम है जो बनाया जा रहा है, या फिर ये जहां तक दाव चल सके चला लो, और फिर 24 के लिए लेकिन क्लियर है एजेंडा। अभय जी, देखिए हर गठबंधन की एक संरचनात्मक स्थिति होती है। ठीक है। समीक्षक के तौर पर हमें उसकी तरफ निगाह डालनी चाहिए। किस नेता ने क्या वक्तव्य दे दिया, किसने इसके खिलाफ क्या छींटाकशी कर दी, क्या कटाक्ष हो गया, किसने किसको आंख मार दी, ये मेरी निगाह में ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है। कभी भी इंडिया गठबंधन बनते समय विधानसभा चुनावों के संदर्भ में कोई बातचीत कभी नहीं हुई। एक इसका आप उदाहरण नहीं दे सकते कि उसकी मीटिंग में या उसके किसी नेता ने कभी कोई वक्तव्य, कभी भी। तो मतलब आप कह रहे हैं कि ये सिर्फ शुरू लोकसभा से ही चुनाव 24 के लिए ही हमेशा है। ही उसके लिए है। हाँ। और इस बात को मैं मेरे ख्याल से 50 दफे कह चुका हूं, हमारे साथी भी इस बात को सब लोग अच्छी तरह जानते हैं कि ये जब तक विधानसभा चुनाव की भारत की राजनीति बहुत जटिल है, बहुत उलझी हुई है, जटिल है, उलझी हुई है, विविधता से भरी हुई है, लेकिन हाँ। आपकी बात से सहमत नहीं है रामकृपाल जी। 12 से 2 पॉलिटिकल शो देख रहे हैं आप। विपक्ष का इंडिया गठबंधन, जहां घमासान के बाद समाधान फौरन निकल आया, इसीलिए कहा जा रहा है कि 24 में गठबंधन की राह आसान हो गई। लेकिन अखिलेश यादव उम्मीद पूरी कर रहे थे कि मध्य प्रदेश में इंडिया गठबंधन का ट्रेलर नजर आ जाएगा, मतलब वो 24 वाला ट्रेलर 23 में ही नजर आ जाएगा। पर कांग्रेस ने जैसे जैसे अब तो लगभग सभी सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है, तो फिर अखिलेश आग बबूला हो गए थे। अब अखिलेश यादव नरम जरूर पड़े हैं, लेकिन पहले किस तरीके से कांग्रेस नेताओं को अखिलेश यादव ने निशाने पर लिया, सुनाते हैं आपको। हमें बुलाया ही क्यों था अगर गठबंधन नहीं करना? इसका तो जवाब कोई दे दे मुझे कि प्रदेश स्तर पे हम कोई गठबंधन नहीं कर रहे हैं। इंडिया स्तर पे जो चुनाव होगा या भारत का चुनाव होगा, लोकसभा का चुनाव, उस समय गठबंधन होगा। मुझे कांग्रेस के लोग बोल दें कि समाजवादी पार्टी से हमें गठबंधन नहीं करना है, हमसे साजिश और षड्यंत्र न करें, हमें धोखा न दें। उन्हें अगर इच्छा है गठबंधन करना तो करें, नहीं गठबंधन करना है तो हमें साफ बता दें। कांग्रेस पार्टी अब मुखर हुई है। ये वही कांग्रेस पार्टी है जिसने जाति जनगणना के आंकड़े नहीं दिए, जाति जनगणना नहीं होने दिए। ये चमत्कार है, प्रखर मत बोलिए, ये चमत्कार है, क्योंकि सबको एहसास हो गया है कि जब तक पिछड़े, दलित और आदिवासी और अल्पसंख्यक भाइयों का साथ नहीं लोगे तो आप कामयाब नहीं होगे। ये तो चमत्कार सी है कि कांग्रेस पार्टी भी चमत्कार में आ गई और कह रही है उन्हें भी जाति करना चाहिए, क्योंकि उन्हें पता है कि वो वोट जो ढूंढते थे वो वोट अब उनके साथ नहीं है। देखिए, अखिलेश यादव जो हैं वो जानते हैं कि अगर गठबंधन में छोटी सी परेशानी भी खड़ी हुई तो फिर 2024 के चुनाव में झटका बड़ा लग सकता है। ऐसे में अखिलेश ने न सिर्फ खुद के कदम पीछे खींच लिए हैं, बल्कि गठबंधन के बाकी दलों को भी संदेश। इसीलिए सवाल ये, विवाद से दूर अखिलेश, इंडिया गठबंधन को संदेश, ये महत्वपूर्ण हो जाता है। लेकिन रामकृपाल जी, जिस बात का जिक्र आप कर रहे थे सर, अखिलेश यादव की तरफ से भी बात कही जा रही थी कि साहब 23 में विधानसभा चुनाव में एकता हो नहीं पा रही है, और फिर 24 में जब ये जाएंगे जनता के बीच तो जनता क्या सोचेगी? माना जी, यही बातें याद होगा, आपके शो में भी मैंने एक बात कही थी कि देखिए वोटर वही है। आप ये मत समझिए कि आप कहीं ये जा करके किसी, जैसे है ना कि किसी जो गाजा में सुरंगे हैं वहाँ ये सब कर रहे हैं कि कोई जानता नहीं है, सब देख रहा है। आज आप दिसंबर महीने में जा करके एक पार्टी की बुराई करेंगे, कहेंगे कि साहब बेईमान हैं, भ्रष्ट हैं,
अभी जैसे अखिलेश जी कह रहे थे, और उसके बाद मार्च में आप जाके कहेंगे कि नहीं जी तो बहुत अच्छे हैं। आज की तारीख में वोटर इतना वो नहीं है, पूरी तरह जागरूक है, वो देख रहा है। तो मैं ये कहता हूँ कि जब आप 2024 में जाएंगे तो एक विकल्प जब वो देख रहा है कि आप किसी मुद्दे पर 2 महीने भी एक चुनाव में इकट्ठा नहीं हो सकते हैं। और देखिए अखिलेश ने जो आप जो बात कह रहे हैं विनोद जी, मतलब 23 में अलग है, 24 में साथ आएंगे, विकल्प कैसे बनेंगे अब, जबकि 23 के आखिर में वो जातीय जनगणना वाला मुद्दा। एक वाक्य और कह जी, लूं जी, जी, जी। मैं केवल ये कह रहा था, जैसे अभी अभय जी कह रहे थे कि सिर्फ इसके लिए था। याद कीजिए, अगर ये मान लीजिए विधानसभा के लिए था तो फिर कांग्रेस ने क्यों कहा कि हम दिल्ली में 7 लड़ेंगे, पंजाब में कांग्रेस ने कहा कि पार्लियामेंट की सारी सीटें लड़ेंगे, अखिलेश ने कहा कि 80 की 80 जीतेंगे हम, और कहा खुद। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये स्टेट के लिए किया जा रहा है। 7 और 13 जो लड़ेंगे तब तक तो गठबंधन पूरी तरीके से आम आदमी पार्टी के साथ हो नहीं पाया था ना, वो उस दौरान के बयान है। विनोद जी एक रिएक्शन लेते हैं, विनोद जी आइए। बयान है भाई। नहीं, ये जैसे अभी रामगोपाल जी ने कहा कि, और सही कहा कि राजनीति में विश्वसनीयता एक बड़ी चीज होती है, लेकिन विश्वसनीयता का फैक्टर खाली इंडिया गठबंधन पे लागू हुआ क्या? आप मुकुल संगमा को भ्रष्ट कहते हैं, चुनाव 5 साल सरकार चलाते हैं, उसके बाद कहते हैं देश का सबसे भ्रष्ट सरकार चली, और उसके बाद फिर जैसे चुनाव होता है फिर गठबंधन कर लेते हैं। तो ये तो उधर भी है, चिराग पासवान जो है एनडीए में बने रहते हैं और नीतीश कुमार के खिलाफ जो है आगे उगलते हैं, और नीतीश कुमार के खिलाफ आगे उगलते हैं, दोनों एनडीए में बने हुए हैं। तो ये भारतीय राजनीति में कोई नई बात नहीं है, और भारत की जनता मतदाता इसके आदी हो चुके हैं कि वीपी सिंह जो है बीजेपी के झंडे उखाड़ करके चल दिए मथुरा की मीटिंग से कि मुझे नहीं इनके साथ डाइस शेयर करना है, और उसके बाद समर्थन लेते हैं सरकार बनाने का। तो मतलब 23 में अलग लड़ेंगे, उससे 24 की एकता पर कोई असर नहीं पड़ेगा, यही तस्वीर यहां पर उभर रही है फिलहाल। 12 से 2 पॉलिटिकल शो देख रहे हैं आप। बात करते हैं एएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी की, जो एक बार फिर से कांग्रेस पर हमलावर दिखाई दे रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी का राहुल गांधी पर बड़ा हमला। राहुल और मोदी भाई भाई, ये कह रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी। यूएपीए बनाने में राहुल गांधी ने ही मोदी का साथ दिया। कांग्रेस सच्चाई बयान नहीं करती है, दरअसल मिले हुए हैं बीजेपी और कांग्रेस। ये है लब्बो लुबाब असदुद्दीन ओवैसी के इस हमले का। कौन मिला हुआ है मोदी के साथ? तो मालूम हुआ राहुल गांधी नरेंद्र मोदी जुड़वा भाई 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 बनकर हमको धोखा दे रहे हैं। तुम भी आप उठाकर कल जाओ इंटरनेट पर बैठकर आप देख लो कि यूएपीए का कानून जब भारत की पार्लियामेंट में लाया गया था तो यही राहुल गांधी और मोदी एक होकर यह कानून को बनाए जो हमारे लिए बर्बादी का बाइस बन रहा है। सच्चाई को बयान नहीं करना ये कांग्रेस पार्टी का सबसे बड़ा काम है कि सच्चाई को मत बयान करो। अब जरा असदुद्दीन ओवैसी की राजनीति समझ लीजिए इसको। असदुद्दीन ओवैसी की जो पूरी नजर है वो किस पर? जाहिर सी बात है मुस्लिम वोटों पर। वो राजस्थान के रण में भी उतर चुके हैं, तेलंगाना में ताल ठोक रहे हैं। ये ऐसे राज्य हैं जहां मुस्लिम वोट अगर एकजुट होकर असदुद्दीन ओवैसी के साथ आ जाए तो फिर कांग्रेस के लिए तो मुश्किल बढ़ सकती है। तेलंगाना में मुस्लिम आबादी करीब 13% है, राजस्थान में मुस्लिम आबादी 9% के आसपास। बाकी चुनावी राज्यों की बात करें तो मध्य प्रदेश में मुस्लिम वोटर 7% के आसपास है, छत्तीसगढ़ में 2% के आसपास है। और इसी वजह से कुछ अहम सवाल जो अब आपके सामने रखने जा रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी जो पहले भी कांग्रेस पर हमला करते रहे हैं, लेकिन इस बार उन्होंने जो कुछ कहा है अब वो सियासी बवाल बढ़ा सकता है, और इसी को लेकर सवाल आपके सामने। राहुल मोदी भाई भाई, ओवैसी ने छेड़ दी है ये नई लड़ाई। तो सवाल महत्वपूर्ण ये हो जाता है समीर जी, मैदान में भाईजान तो फिर नुकसान किसको होगा? देखिए ओवैसी के जो फ्रस्ट्रेशन जो दिखा रहा है बेसिकली तेलंगाना चुनाव को लेकर दिखा रहा है। तेलंगाना में भारतीय जनता कांग्रेस इस बार जिस तरह से प्रदर्शन करने जा रही है मुसलमान वोट बैंक को लेके, ओवैसी का यही डर है कि तेलंगाना का मुसलमान जो उसके साथ और टीआरएस के साथ था वह कहीं कांग्रेस के पास इस चुनाव में न चला जाए, और उसकी बहुत बड़ी संभावना दिख रही है कर्नाटक चुनाव के बाद। जिस हिसाब से कर्नाटका में कांग्रेस बीजेपी कांग्रेस के साथ चला गया था मुसलमान वोट बैंक, अब यह ओवैसी को डर है कहीं उनका जो गृह राज्य है हैदराबाद जहाँ से वो सांसद है उस राज्य में कहीं ऐसा न हो कि कांग्रेस के पास मुसलमान वोट चला जाए। इसलिए वो कह रहे हैं कि मोदी और राहुल भाई भाई है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात आप कर रहे हैं। मुझे ध्यान है जो हमने ओपिनियन पोल दिखाया था उसमें भी तेलंगाना में कांग्रेस बढ़िया प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही है। तो अगर ये मुस्लिम वोट बैंक जिसमें कम से कम तेलंगाना, हैदराबाद रीजन,
वहां तो अभय जी इसमें एक बात और जोड़ असदुद्दीन दूं, ओवैसी को एक लगता बात है- और जोड़ दूं, 4 मुस्लिम संगठनों ने अभी परसों कांग्रेस को समर्थन दे दिया है दे दिया। तेलंगाना के जी, अंदर। जी, जी। ये ओवैसी के लिए बहुत बड़ा झटका है। जो हमेशा ओवैसी के साथ खड़े रहते जी। हैं, उन 4 मुस्लिम संगठनों ने पूरा समर्थन कांग्रेस को दिया है तेलंगाना चुनाव में। तो ये ओवैसी को डर है कि जो उनकी जमीन है, कहीं वो दूसरे राज्यों में कांग्रेस का वोट बिल्कुल तोड़ने जा वही रहे मैं हैं कह कि रही थी अभय उनके जी जो से जमीन कि न भाई खसक एक जाए। अधिकार कम से कम हैदराबाद बिल्कुल। रीजन में मुस्लिम वोट पर ओवैसी मानते हैं। तो अगर ये मामला खिसकता है फिर तो ओवैसी की सियासी जमीन यहां पर खिसक सकती है। देखिए, समीर जी की बात को मैं बृहत्तर परिप्रेक्ष्य में रखूं जी। तो भारत जोड़ो यात्रा के बाद से, भारत जोड़ो यात्रा का संदेश क्या था? मोहब्बत की दुकान। तो इस संदेश को सबसे ज्यादा गंभीरता से और दिल लगाकर मुस्लिम समुदाय सुन रहा था, क्योंकि समस्या उसकी थी। राहुल गांधी उस समस्या को रेखांकित कर रहे थे बार बार। मेरा मानना है कि भारत जोड़ो यात्रा के बाद सारे देश में अलग अलग जगहों पर अलग अलग डिग्रियों में कांग्रेस की तरफ मुसलमानों और वोटरों ने हमदर्दी के साथ देखना शुरू किया है। दिल्ली में भी, उत्तर प्रदेश में भी, सब जगह देखना शुरू किया है। तो कांग्रेस को मुसलमान वोटों के संदर्भ में भारत जोड़ो यात्रा के बाद से निरंतर उसका ग्राफ, मेरा मानना है कि वो आगे बढ़ रहा है। ओवैसी की जो बौखलाहट है, जिस जबरदस्त तरीके से वो कह रहे हैं मोदी राहुल भाई भाई और यूपीएपी कानून का हवाला दे रहे हैं, पहले तो उन्होंने ये हवाला कभी नहीं दिया। तो ये देखने वाली बात ये है कि इस वक्त मुसलमान वोट कांग्रेस की तरफ झुक रहे हैं। सर, जो बात आप कह रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा और उसके बाद कर्नाटक का चुनाव नतीजा, और वहां पर भी ये देखने के लिए मिला कि मुस्लिम वोटर जो है वो जेडीएस से खिसक कर कांग्रेस के पाले में आया। तो ये उसी का एक्सटेंशन है और असदुद्दीन ओवैसी उसे महसूस कर रहा है। देखिए, असदुद्दीन ओवैसी का टीआरएस के साथ यानी बीआरएस के साथ गठबंधन है वहां पर। हाँ। और एक तरह से मुस्लिम वोटों की जो इजारेदारी है, ठेकेदारी, वो मानते हैं कि वहां पर उन्हीं की है। वो देश में बनना चाहते हैं, हालांकि देश में बन नहीं पाए हैं। हाँ। लेकिन तेलंगाना में, हैदराबाद रीजन में वो मानते हैं इस बात को लेकर के। और इसीलिए उनको जो खबरें मिल रही हैं, पिछले दिनों दिल्ली में भी कुछ लोगों से उन्होंने बैठक की थी कुछ मुस्लिम नेताओं के साथ। तो दिल्ली के कुछ मुस्लिम नेताओं ने उनसे कहा कि आपकी जमीन खिसक रही है, और आप तो वो तैयार नहीं थे मानने को। लेकिन जब उनको समझाया गया, बताया गया, तो वो उनका ये डर जो है दिखाई पड़ रहा है। यूएपीए की जो बात है, हम लोग पार्लियामेंट कवर करते हैं, यूएपीए जब बन रहा था उस वक्त जो इसके प्रावधान है, इनको लेके कांग्रेस ने बाकायदा विरोध किया था, अमेंडमेंट भी दिए थे, उसमें अमेंडमेंट गिर गए। अब वो आधी बात बता रहे हैं कि सपोर्ट जो है सारे लोग थे, तो पूरी बात तो बता नहीं रहे हैं। तो मुझे लगता है कि वो उनकी तो ये डर है रामकृपाल जी कि असदुद्दीन ओवैसी का डर है कि वो राहुल मोदी जुड़वा भाई 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 कर रहे हैं। बिल्कुल सही है। और यही नहीं, मैं देखिए बताऊं आपको कि मुसलमान उत्तर प्रदेश में जिस तरह से जुट करके उसने अखिलेश को वोट दिया था, उसके बाद भी अखिलेश जिस तरह से असफल हुए जी, ये इस देश का मुसलमान जान रहा है। और बृहत्तर पर्सपेक्टिव में राष्ट्रीय स्तर पे वो जानता है कि अगर बीजेपी का कोई विकल्प होगा तो कांग्रेस हो सकती है। और अब मुसलमानों के बीच एक और धारणा हो गई है कि ये नरसिम्हा राव की कांग्रेस नहीं है, जिससे वो नाराज होकर के बाबरी विध्वंस के बाद चला गया था क्षेत्रीय पार्टियों के पास रीजनल चले के गए। पास। बिल्कुल। और वो उसने ये देख लिया है कि रीजनल पार्टीज में किसी में औकात नहीं है जो बीजेपी का विकल्प बन सही। सके। इसलिए जो कर्नाटक में हुआ वो पूरे देश में, ये जो अभय जी कह रहे थे मैं बिल्कुल सही मान रहा हूं। और ये जो अखिलेश जी की ये थोड़ी सी जो डर है ना जिस बात की, क्योंकि रीजनल पार्टी ममता जी डरी हुई हैं। और ये बात मैंने उस दिन कर्नाटक के इलेक्शन के दिन नहीं, तो अगर ये डर है आप रीजनल यहाँ कहा पार्टीज का था और खासतौर से मुस्लिम वोट को लेकर, ये- फिर तो 24 के अंदर जो कांग्रेस की बार्गेनिंग पावर है कहीं ना कहीं ये उसको भी बिल्कुल। स्ट्रेंथ करेगी। 12 से 2 पॉलिटिकल शो देख रहे हैं आप। बात कर लेते हैं तेलंगाना, वहां के चर्चित विधायक टी राजा। चर्चित की जगह अगर मैं विवादित कहूं तो ज्यादा बेहतर होगा। दरअसल बीजेपी ने टी राजा का जो निलंबन किया था वो रद्द करके उनकी घर वापसी करा ली है, और वो भी चुनाव से ठीक पहले। फिर से पार्टी में शामिल कराकर टिकट भी टी राजा को दे दिया गया है। और इस वक्त बड़ी खबर यह आ रही है कि बीजेपी में आते ही टी राजा ने अपने तेवर दिखा दिए हैं। इजराइल का विरोध करने वालों को धमकी, टी राजा ने वीडियो जारी किया है। हैदराबाद में लगाए जा रहे हैं पोस्टर। तेलंगाना डीजीपी को हटाने की मांग भी टी राजा की तरफ से कर दी गई है। तेलंगाना राज्य के डीजीपी से निवेदन करना चाहूँगा कि इमीडिएट पहले वो जो पोस्टरों को जो लगाया गया है दुकानों के नीचे, उसको तुरंत रिमूव किया जाए, निकाला जाए। अगर नहीं निकालने की सूरत पर हम हर दुकान के ऊपर आई सपोर्ट इजराइल उस प्रकार के हम फ्लैक्स लगाएंगे। मैं डीजीपी से डीजीपी जी को निवेदन करना चाहता हूँ तुरंत वो फ्लैक्स को हटाया जाए, और जो लोग हमास के समर्थक है, जो हमास के समर्थन में जो लोग नारे लगा रहे, उन पर एक्शन लिया जाए।
टी राजा पिछले साल बीजेपी से निलंबित किए गए थे। विवादित बयान देने की वजह से पार्टी ने उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया गया था, लेकिन अब टी राजा की पार्टी में वापसी कराकर बीजेपी की तरफ से क्या संदेश साफ दे दिया गया है? टी राजा का बीजेपी प्रवेश तेलंगाना में हिंदुत्व का संदेश माना जाएगा अभय जी? तो अपने आप में बिल्कुल, अभी जो आपने टी राजा का वक्तव्य बताया उसमें वो साफ तौर पर कह रहे हैं, जो इन शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि इजराइल जो है वो हिंदुत्ववादियों के लिए एक आदर्श राष्ट्र राज्य है। एक धर्म, फौज के ऊपर प्रमुखता, चुनाव लोकतंत्र के जरिए चुन के आना, ये सारी चीजें जो जिस तरह का वो लोग भारत बनाना चाहते हैं, वो वहां पर बिल्कुल साफ तौर पर इजराइल को आदर्श राष्ट्र बना रहे हैं। अभी से नहीं, जब भारतीय जनसंघ के जमाने से, मैं अपने मुझे बचपन में भी अपनी याद है। मुझे ब्रेक लेना है। हिंदुत्व को उधार देने की अगर ये कोशिश है तो इसका फायदा बीजेपी या फिर कांग्रेस, किसको ज्यादा होगा? तेलंगाना की बात कर रही हूं मैं। नहीं, अब जब वो राजा साहब अगर हिंदुत्व को धार दे रहे हैं तो बीजेपी के लिए कर रहे होंगे, वो कांग्रेस के लिए थोड़ी करेंगे। और कांग्रेस अगर हिंदुत्व के चक्कर में पड़ी तो जो माइनॉरिटी वोट उसके साथ आ रहा है वो कहाँ जाएगा? तो लेकिन क्या इससे गोलबंदी होगी? एक राजा साहब को एक और सुनो ना, राजा साहब को एक मोदी जी से भी सवाल पूछ लेना चाहिए कि पैलेस्टीनियन को उन्होंने मदद का हवाई जहाज वो हमास की बात कर रहे हैं, वो फिलिस्तीनियों की बात नहीं कर रहे हैं, ये फर्क भी करना होगा।